हमारे पास यहाँ पर एक मानक अपचयन विभव यानी कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल्स की एक तालिका है और यह एक छोटा रूप है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि बाएं पक्ष में हमारे पास अर्ध अभिक्रियाएं यानी कि हाफ रिएक्शंस लिखी गई हैं और ये सभी अर्ध अभिक्रियाएं अपचयन अर्ध अभिक्रियाएं हैं। आपको याद होगा कि इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि होना अपचयन कहलाता है। अब आइए हमारी पहली अर्ध अभिक्रिया देखते हैं। तो इस अर्ध अभिक्रिया में सिल्वर आयन एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ठोस सिल्वर का निर्माण करता है। तो यह एक अपचयन अर्ध अभिक्रिया है और इसके लिए मानक अपचयन विभव देखिए कितना है। यह है धनात्मक 0.80 वोल्ट। अब आइए इस अर्ध अभिक्रिया की तुलना हम इस अर्ध अभिक्रिया से करते हैं जो कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के संगत होती है और इसके लिए जो विभव है वह 0 वोल्ट है और यह हमारा संदर्भ मान होता है यानी कि यह रेफरेंस वैल्यू होती है और हम सभी दूसरी अर्ध अभिक्रियाओं की तुलना इससे करेंगे। तो पदार्थ के लिए मानक अपचयन विभव का मान जितना ज्यादा धनात्मक होगा वह पदार्थ उतनी ही ज्यादा अपचयित होने की संभावना रखेगा। अब इसके बाद आइए कॉपर 2+ आयनों के अपचयन की तुलना हम जिंक 2+ आयनों के अपचयन से करते हैं यानी कि इन दोनों अर्ध अभिक्रियाओं की हम तुलना करने वाले हैं। तो देखिए जब हम कॉपर 2+ का अपचयन ठोस कॉपर में करते हैं तो इसके लिए जो मानक अपचयन विभव है वह धनात्मक 0.34 वोल्ट है। अब यहाँ देखें तो जिंक 2+ का अपचयन ठोस जिंक में होने के लिए जो मानक अपचयन विभव है वह ऋणात्मक 0.76 वोल्ट है और हमने कहा था कि पदार्थ के लिए जितना ज्यादा धनात्मक मानक अपचयन विभव होगा वह पदार्थ अपचयित होने की उतनी ही ज्यादा संभावना रखेगा। तो स्पष्ट रूप से धनात्मक 0.34 यह ऋणात्मक 0.76 से ज्यादा धनात्मक है। तो इसका मतलब है कि यह हमारी अपचयन अर्ध अभिक्रिया होगी। यानी अगर हम एक अपचय उपचय अभिक्रिया की बात करते हैं यानी रेडॉक्स रिएक्शन की बात करते हैं जिसमें कॉपर और जिंक है तो यह हमारी अपचयन अर्ध अभिक्रिया उसमें आ जाएगी। तो चलिए अब इसे हम लिख भी लेते हैं। तो यह हमारी अपचयन अर्ध अभिक्रिया है जिसमें कॉपर 2+ आयन 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ठोस कॉपर का निर्माण कर लेते हैं और हम जानते हैं कि इस अर्ध अभिक्रिया के लिए जो मानक अपचयन विभव है वह धनात्मक 0.34 वोल्ट है। तो यह भी हम यहां पर लिख लेते हैं 0.34 वोल्ट। और अब हम जानते हैं कि एक अपचय उपचय अभिक्रिया में किसी चीज का तो अपचयन हो रहा होता है और किसी चीज का ऑक्सीकरण हो रहा होता है। अब अपचयन अर्ध अभिक्रिया तो हम लिख चुके हैं, हमें बस ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया की अब आवश्यकता है। तो देखिए ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया के लिए हमें ऐसा लग सकता है कि यहां पर यह हमारी ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया आनी चाहिए, लेकिन ध्यान दीजिए यह अर्ध अभिक्रिया तो अपचयन अर्ध अभिक्रिया के रूप में लिखी हुई है। तो इसे ऑक्सीकरण के रूप में दर्शाने के लिए हमें इसे पलट कर लिखना होगा। तो अब हम बाएं पक्ष में ठोस जिंक से शुरुआत करेंगे और यह ठोस जिंक 2+ आयनों में ऑक्सीकृत हो रहा है और यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे जा रहे हैं। तो हमेशा याद रखिए इलेक्ट्रॉनों की कमी होने का मतलब है ऑक्सीकरण। तो अब यह हमारी ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया आ गई है। अब हमें इस अर्ध अभिक्रिया के लिए मानक ऑक्सीकरण विभव लिखना होगा और हम यह इस तालिका को देखकर लिख सकते हैं। अब ध्यान दीजिए ऋणात्मक 0.76 वोल्ट तो इस अर्ध अभिक्रिया के लिए मानक अपचयन विभव है। तो हमें यहां पर इस चिन्ह को परिवर्तित करना होगा और उससे हमें ऑक्सीकरण विभव मिल जाएगा। तो हमें कुल मिलाकर बस यहां पर इस चिन्ह को पलट देना है और हमें इस अर्ध अभिक्रिया का मानक ऑक्सीकरण विभव प्राप्त हो जाएगा। तो इसका जो मानक ऑक्सीकरण विभव है वह आ जाएगा धनात्मक 0.76 वोल्ट। अब नेट अपचय उपचय अभिक्रिया लिखने के लिए हमें बस इन दोनों अर्ध अभिक्रियाओं को आपस में जोड़ देना है। तो देखिए नेट रेडॉक्स अभिक्रिया यानी अपचय उपचय अभिक्रिया क्या आएगी। हम यहाँ पर इस अपचयन अर्ध अभिक्रिया और इस ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया इन दोनों को जोड़ देंगे तो ऐसा करने पर ये इलेक्ट्रॉन तो आपस में निरस्त हो जाएंगे। अब बाएं पक्ष में तो हमें कॉपर 2+ आयन और ठोस जिंक मिलेगा। तो चलिए लिख लेते हैं, बाएं पक्ष में तो है कॉपर 2+ आयन और ठोस जिंक और दाएं पक्ष में उत्पाद रूप में देखिए हमें ठोस कॉपर
और जिंक 2+ आयन मिल जाएंगे। तो यहां पर लिख लेते हैं ठोस कॉपर और विलयन में जिंक 2+ आयन। उम्मीद करता हूं कि आपको यह नेट अपचय उपचय अभिक्रिया काफी जानी पहचानी लग रही होगी, क्योंकि यह एक ऐसी स्वतः प्रवर्तित अपचय उपचय अभिक्रिया है, यानी कि स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन है, जिसके बारे में हम वोल्टेक सेल के लिए एक उदाहरण के रूप में बात कर रहे थे। तो यह एक स्वतः प्रवर्तित रेडॉक्स अभिक्रिया है। अब जरा सोचिए कि हम यहाँ पर सेल के लिए विभव कैसे ज्ञात कर सकते हैं, यानी कि मानक सेल विभव हम कैसे ज्ञात करेंगे, या दूसरे शब्दों में कहें तो इस संपूर्ण सेल के लिए जो विभव है वह हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो हम जानते हैं कि अगर हमें यहाँ पर यह नेट अभिक्रिया चाहिए तो हम अपचयन अर्ध अभिक्रिया और ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया इन दोनों को जोड़ देंगे और इससे हमें यह नेट अभिक्रिया मिल जाएगी। तो अब मानक सेल विभव ज्ञात करने के लिए हम इस अपचयन अर्ध अभिक्रिया के लिए जो अपचयन विभव है और इस ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया के लिए जो ऑक्सीकरण विभव है, इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे। तो जो मानक सेल विभव है वह आ जाएगा अपचयन विभव प्लस ऑक्सीकरण विभव। अब आइए मान रख लेते हैं। तो धनात्मक 0.34 वोल्ट यह तो अपचयन अर्ध अभिक्रिया के लिए विभव है, प्लस धनात्मक 0.76 वोल्ट यह ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया के लिए विभव है। तो इन दोनों को जोड़ देने से हमें हमारा मानक सेल विभव प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर मानक सेल विभव हमें धनात्मक 1.10 वोल्ट मिलेगा, और यह तो हम पिछली वीडियो से जानते भी हैं। मैंने आपको बताया था कि हम वोल्ट मीटर के उपयोग से एक वोल्टेक सेल का विभवांतर या उसकी वोल्टता का पता लगा सकते हैं, और मानक स्थितियों के अंतर्गत वह वोल्टता हमें धनात्मक 1.10 वोल्ट ही मिलेगी। तो हम कह सकते हैं कि यह चीज मानक अपचयन विभव तालिका की एक बहुत ही अच्छी चीज है कि इसके उपयोग से हम हमारे वोल्टेक सेलों की वोल्टता की गणना कर सकते हैं। अब चलिए हम अर्ध अभिक्रियाओं के बारे में थोड़ी और बात करते हैं, और सबसे पहले यहाँ पर हम इस ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया को देखेंगे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यह जिंक ऑक्सीकृत हो रहा है, यानी जिंक 2 इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, और इस जिंक के द्वारा त्यागे गए ये जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं, ये वे ही 2 इलेक्ट्रॉन हैं जो कि इस कॉपर 2+ आयन का अपचयन करवा रहे हैं। तो यह जिंक इस कॉपर 2+ का अपचयन करवा रहा है, तो इस जिंक को हम अपचायक यानी कि रिड्यूसिंग एजेंट कहेंगे। और आप लोग यह पढ़कर कई बार उलझन में पड़ जाते हैं। आप यह सोचते हैं कि जिंक का तो यहाँ पर ऑक्सीकरण हो रहा है, तो फिर हम इसे अपचायक क्यों कह रहे हैं। ध्यान दीजिए, जिंक यहाँ पर किसी के अपचयन के लिए काम में आ रहा है, जो कि इस स्थिति में कॉपर 2+ है, यानी कि जिंक कॉपर 2+ का अपचयन करवा रहा है, इसीलिए हम इस जिंक को अपचायक कहते हैं। अब इसी तरह कॉपर 2+ इन 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके अपचयित हो जाता है, लेकिन क्योंकि कॉपर 2+ के 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने से इस जिंक का ऑक्सीकरण हो जाता है, तो इसी वजह से हम कॉपर 2+ को जिंक का ऑक्सीकारक कहते हैं। तो इस अपचय उपचय अभिक्रिया के लिए कॉपर 2+ ऑक्सीकारक यानी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब इसके बाद चलिए मानक अपचयन विभव तालिका देखते हैं और ऑक्सीकारकों व अपचायकों के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। ध्यान दीजिए, हम यहाँ पर इन दोनों अर्ध अभिक्रियाओं की तुलना कर रहे हैं। तो चलिए कॉपर 2+ आयन की हम जिंक 2+ आयन से तुलना करते हैं। हम जानते हैं कि कॉपर 2+ आयन ज्यादा आसानी से अपचयित हो जाता है, क्योंकि इसके लिए मानक अपचयन विभव का मान ज्यादा धनात्मक है। तो कॉपर 2+ आसानी से अपचयित हो जाता है, तो हम कह सकते हैं कि कॉपर 2+ जिंक 2+ की तुलना में प्रबल ऑक्सीकारक है, यानी कि स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो जैसे जैसे हम इस मानक अपचयन विभव तालिका में ऊपर जाते हैं, तो इनकी अपचयित होने की प्रवृत्ति बढ़ती जाती है, और इसी की वजह से इनका ऑक्सीकारक सामर्थ्य भी बढ़ता जाता है। तो हम कह सकते हैं कि मानक अपचयन विभव तालिका में हम जैसे जैसे ऊपर जाएंगे, तो इनका जो ऑक्सीकारक सामर्थ्य है वह भी बढ़ता जाएगा। इसका मतलब है कि कॉपर 2+ जिंक 2+ की तुलना में प्रबल ऑक्सीकारक है। अब चलिए इसकी विपरीत बात करते हैं, यानी जब हम इस मानक अपचयन विभव तालिका में नीचे की ओर जाएंगे, तो इस स्थिति में अब हम ठोस कॉपर
और ठोस जिंक के मध्य तुलना करने वाले हैं। अब हमें पता है कि इस अभिक्रिया में यह जो ठोस जिंक है यह हमारा अपचायक है, और इसके पीछे का कारण यह है कि इसके लिए जो अपचयन विभव है वह ज्यादा ऋणात्मक है। तो इस चीज की ज्यादा संभावना होगी कि यह हमारी ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया हो। तो जैसे जैसे हम मानक अपचयन विभव के मान में कमी करते जाएंगे तो इनके ऑक्सीकृत होने की प्रवृत्ति बढ़ती जाएगी, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि इनका अपचायक सामर्थ्य बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पर जिंक इस कॉपर की तुलना में ज्यादा प्रबल अपचायक होगा, क्योंकि इन मानक अपचयन विभवों को देखकर हम कह सकते हैं कि जिंक के ऑक्सीकृत होने की संभावना ज्यादा है। तो मानक अपचयन विभव तालिका में हम जैसे जैसे नीचे जाएंगे तो इनके ऑक्सीकृत होने की प्रवृत्ति बढ़ती जाएगी, और इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि इनका जो अपचायक सामर्थ्य है वह बढ़ता जाएगा। तो अब अगर हम इससे लिथियम की बात करते हैं तो इसके लिए मानक अपचयन विभव और भी ज्यादा ऋणात्मक है, यानी इसका मतलब होगा कि यह अर्ध अभिक्रिया ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया होने की और भी ज्यादा संभावना होगी, और यह लिथियम इस जिंक की तुलना में और भी ज्यादा प्रबल अपचायक होगा।